नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। जिनके खानदान का हिंदुस्तान में बड़ा नाम है, ईश्वर अल्लाह एक है, बस इतना सा पैगाम है। जिनकी आवाज से करोड़ों आवाजें मिलती हैं, जिनकी संस्था से करोड़ों को मदद मिलती है, जिनमें परवेज मुशर्रफ की आंखों में आंखें डालकर आईना दिखाने की ताकत है, मगर अपने ही बयान अपने लिए ही आफत है, जिनके करम से लाखों नौजवान की तालीम आबाद है, अक्सर बयानों पर बखेड़ा है, विवाद है। आज टीवी 9 भारतवर्ष के इस हाईटेक स्टूडियो में उनसे ईमान की बात होगी, थोड़ी संविधान की, थोड़ी हिंदुस्तान की, थोड़ी मुसलमान की बात होगी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया, पूर्व राज्यसभा सांसद, मुस्लिम स्कॉलर महमूद मद्दी जी का। जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। हमारे स्टूडियो में मद्दी जी आ चुके हैं, ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक वो बैठ ना जाए। स्वागत है आपका, आइए बैठिए। हमारे 5 एडिटर्स यहां पर हैं। मद्दी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने समय निकाला। अब देखिए, शुरुआत करते हैं हल्का सा हिस्ट्री के बैकग्राउंड में जाके, फिर फ्यूचरिस्टिक। आपके दादाजी का आजादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा योगदान है। देश के बंटवारे के वो खिलाफ थे। आपके पिताजी कांग्रेस के साथ रहे, 3 बार राज्यसभा गए। आप कभी समाजवादी पार्टी के साथ दिखते हैं, कभी आरएलडी के, कभी कांग्रेस के हमदर्द हो जाते हैं, कभी बीजेपी की तारीफ करने लगते हैं। इतना कंफ्यूजन क्यों है? आपने अच्छी जगह से शुरू किया, अच्छी जगह ख़त्म किया, इसका शुक्रिया। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिसकी जो बात सही लगती है उसको कहता हूँ, और जो गलत लगती है उसको कहता हूँ। आजकल ऐसा हो गया है कि गलत या सही बस हम एक तरफ रहेंगे। जिसके साथ हम हैं या जो हमें अच्छा लगता है, उसकी कितनी भी गलत क्यों ना हो, हम उसके साथ रहें। ये एक सोच बन गई है। लेकिन आप किसके साथ रहेंगे? आपको कुछ की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ की बातें बहुत खराब लगती हैं। हाँ, कुछ की कुछ बातें बहुत खराब लगती हैं और कुछ की कुछ बातें बहुत अच्छी लगती हैं। हम ही को नहीं, सभी को है, लेकिन लोगों ने पाले बना लिए हैं। हम तो इसी पाले में रहेंगे जी। अब वो अच्छा करें या गलत करें, तो यहीं से थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो आपको इस शक्ल में नज़र आता है। इतनी सी बात है। देखिए, अब मैं आपसे एक और बड़े कंफ्यूजन की बात करूंगा। वो आपको याद होगा, एक आमिर खान की फिल्म आई थी, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। बीजेपी कहती है हिंदू खतरे में है, कांग्रेस कहती है संविधान खतरे में है, ओवैसी साहब कहते हैं मुसलमान खतरे में है। जनता कंफ्यूज है कि खतरे में है कौन कौन। हाँ, ये तो सवाल बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल है। ये सबके अपने अपने फायदे हैं, तो सब एक दूसरे को खतरे में बता रहे हैं। सच्ची बात यह है कि खतरे में तो कोई चीज़ नहीं है। ये खतरे का जो झुंझुना है, ये सब लोगों को अपने हाथ से हटा देना चाहिए। तो इतनी सी बात है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पॉलिटिशियन ही खुद खतरे में, इसलिए औरों को खतरा बताते हैं? जिसको खतरा लगता है वो खतरा बताने लगता है, या जो अपना कुछ हासिल करना चाहता है वो खतरा बता के। आसान तरकीब है ना, कुछ किए बगैर हासिल हो जाएगी चीज़। चलिए, अब खतरे से मैं खतरनाक चीज़ की ओर मुड़ता हूँ, और वो खतरनाक चीज़ है बुलडोज़र। आजकल बड़ा चर्चा में है। आजकल तो राजनीति में बुलडोज़र एक मॉडल सा बनता जा रहा है। आप तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए, बुलडोज़र के खिलाफ हैं, आपकी इस पर राय? देखिए, किसी सभ्य समाज में इस तरह के रवैये की, और वो भी स्टेट को, किसी कीमत पर इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इस पर कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैटर सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक बात कही है, और अब जल्दी ही उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ और भी आने वाला है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि इस सब्जेक्ट पर और ज़्यादा यहाँ
पब्लिक में कुछ बात करूं। इतनी बात पर मुझे लगता है आपको भी सहमति होगी। मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन एक टिप्पणी है जिसके ऊपर आपका रिएक्शन लूंगा। क्या? मामला सब जुडिस है तो ठीक है, आप उस पर मत बोलिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ वो कहते हैं कि बुलडोजर के डर से ही यूपी में अपराध खत्म हो गए। उनके समर्थकों ने उन्हें बुलडोजर बाबा का नाम दे दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहूंगा मैं इसके ऊपर? आपको लगता है कि वो बुलडोजर जो है वो एक उन्होंने इंसाफ का एक प्रतीक बनाया है? आपके अनुसार वो क्या है? इसी को तो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा कि वो क्या समझती है। तो हमारे कहने से ज़्यादा अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कहे। नहीं, लेकिन आपने कहा था, जहां तक मुझे याद है, कि ये न्याय नहीं दिलाता है, नाइंसाफी करता है। मुझे जी हाँ, ये बात तो इससे तो सब आप भी सहमत हैं कि ये न्याय नहीं अन्याय है। अन्याय का प्रतीक बन गया है, अत्याचार का प्रतीक बन गया है। और अगर उनका ये तर्क है कि इस बुलडोजर से जो अन्याय है वो कम हो रहा है, इस बुलडोजर के डर से जो अपराधी हैं वो खौफजदा हैं, तो आप क्या कहेंगे? वो तो जो करने वाला होता है वो अपनी सारी बातें कहता है। हम यही बात कहेंगे, ये सिस्टम जो सज़ा हो और जो डर हो वो तो सिस्टम का होना चाहिए, न्याय का होना चाहिए। न्याय के कटघरे में ज़रूर खड़ा किया जाना चाहिए। गलत काम करने वाले को बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। जी, अब जो हमारे ख़ास मेहमान हैं यहाँ पर, जावेद साहब पहले कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। महमूद साहब, पिछले दिनों ये देखा गया कि अभी रिकन्सिलिएशन की बात हो रही थी कि आरएसएस चीफ ने कुछ पहल की है, कुछ चुनिंदा मुसलमानों से वो मिल रहे हैं। अक्सर उनके बयान से भी लगता है कि वो थोड़ा हर चीज़ जो बीजेपी कर रही है उससे सहमत नहीं। आपकी क्या राय है? क्या आरएसएस के जो चीफ हैं उनसे बातचीत, अगर आरएसएस हाथ बढ़ाती है, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनसे नेगोशिएशंस करने चाहिए? देखिए, बहुत पहले, कुछ 1 साल से ज़्यादा हो गया, बल्कि 2 साल तकरीबन हो गए होंगे, कुछ लोगों ने बातचीत शुरू करी थी और मीटिंग करी थी उनसे। उसके बाद हमारे पास आए थे तो हम लोगों ने उनसे सहमति जताई थी। फिर उसको हम अपनी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जनरल सेशन में भी ले गए और वहाँ से भी इसको मंजूर कराया। यानी सभी लोगों की सहमति इस बात पर है कि असहमतियों के बीच में डायलॉग ज़रूरी चीज़ है। डायलॉग अगर होने का कोई प्रोसेस किसी के साथ भी स्टार्ट किया जा सकता है या अपॉर्चुनिटी है तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसमें तो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई समझदार आदमी को इस पर कोई ना इत्तेफाक़ी होगी। नीरजा, मदनी साहब, आपको लगता है कि ये रिजल्ट्स देखते हुए 2024 के उत्तर प्रदेश ने नकारा है, क्योंकि लोगों का मानना था हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया। मैं तो वहाँ घूमी, ठीक है, हिंदू होते हुए हमें गर्व है, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट है, उससे लोग तंग आ गए हैं, उब गए हैं, कुछ और चाहते हैं। और जैसे जावेद ने अभी कहा कि आरएसएस की तरफ बात करना, उनसे बात करना, आपको लगता है कि समय आ गया है कि हमें नेशनल रिकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ना है, और क्या उसमें आप कुछ पहल करना चाहेंगे? देखिए, ये जो आप सवाल की शक्ल में सुझाव दे रही हैं ये शानदार है। रिकन्सिलिएशन, डायलॉग, संवाद, ये किसी भी जीवित सोसाइटी के लिए, जिंदा सोसाइटी के लिए ज़रूरी चीज़ है। अगर हम जिंदा हैं, अगर हमारे पास समझदारी है, अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, मुल्क को, अपने राष्ट्र को, अपने देश को कहीं आगे ले जाना चाहते हैं, तो हमें जितने भी छोटे कुएं हैं, छोटे घर हैं, उनसे ऊपर उठना होगा और बातचीत करके आगे बढ़ना होगा। तो ये सुझाव सर आंखों पे रखे जाने के काबिल है। आपने सवाल की शक्ल में किया है, लेकिन ये सुझाव है मुझे लगता है, और हम इसको मतलब पूरा इसके साथ सहमति जताना मेरे लिए गर्व की बात है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि पिछले 10 सालों में
आपने हाँ जी 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 नरेंद्र मोदी साहब के साथ आपकी कई मुलाकातें हुई हैं जिनकी तस्वीरें आई पब्लिक डोमेन में, वो बाजमात थी। हो सकता है आपकी ज़ाती तौर पे भी मुलाकातें हुई हों, वो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इन 10 सालों में ये जो डायलॉग, डिस्कशन, डिबेट हुआ आपका, उससे कहीं किसी नतीजे पे आप लोग पहुंच पाए? क्या वो बात आगे बढ़ सकती है जिसकी तरफ अभी आप और नीरजा जी इशारा कर रहे थे? अगर हम पिछली मुलाकातों का और पिछले एफर्ट्स का की बात करें तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूं कि हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा है, बात आगे बढ़ जाएगी। लेकिन आशावादी रहना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हम ये कहते हैं और ऐसा समझता हूं मैं कि समय के साथ चीज़ें शायद के ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं, तो इस उम्मीद के साथ समाज को बाकी रखना चाहिए और बल्कि नए जोश के साथ आगे बढ़ना चाहिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। नहीं, लेकिन को भी बात करें। आप जो बता रहे हैं उसमें दोनों पक्ष को थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के ऊपर विश्वास और ट्रस्ट लाना पड़ेगा, और ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको कम करना पड़ेगा। लेकिन अक्सर हम एक ट्रस्ट डेफिसिट ये देखते हैं, सरकार कोई भी नया कानून, कोई भी नया नियम बनाती है तो तुरंत एक नैरेटिव शुरू हो जाता है, और नैरेटिव ये होता है कि ये कानून मुसलमानों को चढ़ाने के लिए बनाया गया है। ये ट्रस्ट डेफिसिट पर आप क्या कहेंगे? मसलन एग्जाम्पल के तौर पर वक्फ बोर्ड की अगर मैं बात करूं, जब मुसलमानों से रिलेटेड कोई कानून बनेगा और उसमें मुसलमानों से कोई विचार नहीं किया जाएगा, विचार विमर्श नहीं किया जाएगा, कंसल्ट नहीं किया जाएगा, कोई बस बना दिया और बना करके उसको टेबल पर रख दिया, तो ऑटोमेटिकली ये होगा। आप कोई की बात कह करके ये कहना चाहते हैं कि देश हित में, लेकिन जो एक सेकंड, देश हित में जितने काम किए जा रहे हैं मुसलमान हर काम का विरोध करता है। आपके इस सवाल से ये प्रतीक होता है, महसूस होता है। तो मुझे लगता नहीं, है ये नैरेटिव है, मैं नहीं कर रहा हूं। हाँ, ये एक नैरेटिव होता है को मैं पूरी तरह रिजेक्ट करना चाहता हूं, पूरी ताकत से रिजेक्ट करना चाहता हूं। मुसलमान ने हमेशा पॉजिटिव रोल प्ले किया है और मुसलमान हर पॉजिटिव रोल प्ले करने के लिए इंडिविजुअल तौर पर भी, कलेक्टिवली भी पूरी ताकत से तैयार था, तैयार है और तैयार रहेगा। अब जैसे वक्फ बोर्ड की बात है, सरकार कहती है कि यह कानून अधिकार छीनने वाला नहीं है, अधिकार देने वाला, हक देने वाला कानून है। यह कानून जो भी है इससे खाली जो मुसलमान समुदाय है उसी को फर्क नहीं पड़ेगा, हिंदुओं को भी फर्क पड़ेगा। बहुत सारे इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। तो फिर ये नैरेटिव कैसे शुरू हो जाता है कि ये जो कानून है ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये मुसलमानों का अधिकार छीनने का कानून है? तो इसको समझा लें, हम तो समझने के लिए तैयार बैठे हैं। समझा लें कि ये इससे फ़ायदा हो रहा है, इससे सशक्तिकरण हो रहा है वक्फ बोर्डों का, औकाफ का, इसकी हिफाजत होगी। समझा लें, हम समझने के लिए तैयार हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, समझा लेना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। उदाहरण ये है, सरकार ने इसे पेश भी किया है, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एक गांव है। अब ये गांव जो है बताया, बहुत लोग नहीं, आप मुझे पहले सुन लें फिर आप मुझे बताइएगा, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं उनको भी ये पता होना चाहिए। यहां सारी आबादी हिंदू है, कभी कोई मुस्लिम नहीं रहा। गांव का इतिहास 1500 साल पुराना है। कहते हैं कि इसको हिंदुओं ने बसाया। यहां भारत में इस्लाम के आने से पहले का है इसका इतिहास, लेकिन कुछ वक्त पहले गांव वालों को पता चला कि पूरा का पूरा गांव वक्फ की जमीन है। ऐसे देश में न जाने कितने मामले हैं जिनका समाधान नहीं हो पा रहा है। उनके लिए तो सुधार होना बहुत जरूरी है भैया। उनके लिए सुधार अगर कुछ है ऐसा और उसके लिए कुछ सुधार होना है तो उसके लिए तो बहुत पूरा प्रोसेस मौजूद है उसका। ऐसा थोड़ी कि किसी के कह देने से या किसी बोर्ड के लिख देने से या कहीं बोर्ड लगा देने से, अनाउंसमेंट कर देने से सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ऐसी जैसा उदाहरण आपने ये एक दिया, ऐसी 100 उदाहरण ऐसे दिए जा सकते हैं जो औकाफ की बिल्कुल सारे पेपर्स के साथ, सारी चीज़ों के साथ औकाफ की ज़मीनें हैं और वो किसी और के कब्ज़े में हैं, उसका यूज़ ही चेंज कर दिया गया है। तो ऐसी तो मिसालें दोनों तरफ मिल सकती हैं। तो ये तो एक कोई एक इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, मैं एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर हमारी मिनिस्ट्री
कोई बिल लेकर के आ रही है कुछ ऐसे कई जगह, जैसे सूरत में म्युनिसिपल बिल्डिंग है, ऐसे कई उदाहरण है भारत सर में। यही मैं कह रहा हूं, कोई अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं तो वो एक पूरा प्रोजेक्ट है, मैं उस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, आप इंडिविजुअल इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं। तो कोई इंडिविजुअल इंसिडेंट्स कहीं का कोई हुआ है, सही हुआ है, गलत हुआ है, तो इसका ऐसा तो है नहीं कि किसी के कह देने से कुछ हो जाएगा, उसका एक सिस्टम है। नहीं देखिए, मैं राजेश जी के पास आ रहा हूं। इंडिविजुअल इंसिडेंट में मास अफेक्टेड हो रहा है तो ये एक इंडिविजुअल इंसिडेंट नहीं रह जाएगा, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन। बात ये है कि औकाफ की ओरिजिनल कंडीशन क्या है। आज की तारीख में जिस तरह ये बिल लाया गया है उससे ऐसा मालूम होता है जैसे ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, मेरी चीज़ है, मुझे दान करना है, दान करने का जी चाह रहा है। और यहाँ के सारे धर्मों में, सारी संस्कृतियों में, इंडिया भारत की खास तौर से दान करने का रिवाज है, शौक है, खाया जाता है इसे कि गरीब लोगों की मदद करने के लिए अरेंजमेंट किया जाए। मैंने, मेरे दादा ने, परदादा ने, किसी ने कोई ज़मीन दान कर दी, उसके ऊपर सरकार उस तरह से, एक तो आप लोगों ने, यानी आपसे मुराद आप नहीं हैं, लेकिन मीडिया ने जिस तरह का नैरेटिव बिल्ड किया है, बनाया है, वो आसान है। आज की तारीख में मुसलमानों से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो फिर ज़्यादा तर्क देने की ज़रूरत नहीं है, आसान होता है उसको पब्लिक डोमेन में ले जा करके उसको वो कर लेना। ऐसी खेल औकाफ के साथ हो रहा है, तो इसको आप उस तरह नहीं, उस तरह देखिए। ठीक, राजेश साहब। मदनी साहब, आप आलिम हैं इस्लाम के और मुझे दीन का बिल्कुल कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन फिर भी उस तरह से सवाल करूंगा। आप सियासतदान भी हैं, लेकिन सियासत का सवाल मैं नहीं करूंगा। मुसलमान इस वक्त चाहे हिंदुस्तान हो या मगरिबी मुल्क हो, कहीं पर भी वो एक तरह से रिसीविंग एंड पे है, ये कहा जाता है। और जो इस्लाम के ख़िलाफ़ लोग हैं वो कुरान मजीद से उदाहरण देते हैं कि उसमें काफिरों का कत्ल करने की बात कही गई है। अब ये जो चैप्टर 5 वर्स 9 है, जहाँ जहाँ काफिरों को देखो वहाँ उनका कत्ल करो, आप इसमें क्या कहेंगे? क्योंकि जब अल्लाह की जो वाणी है वो तो हर युग में, एक तरह से आप अगर ये कहेंगे कि उस दौर में इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, लेकिन कुछ जो है इस्लाम को मानने वाले ये कहते हैं कि नहीं, ये तो हमेशा के लिए ही कह दिया गया है। तो ये काफिरों को कत्ल करने की जो बात है, दुनिया के इस पे आपका नजरिया क्या है? आपसे सवाल ये पहले भी किया गया होगा जी। दुनिया में डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हुआ है, शुरू से लेकर अब तक अलग अलग तरह के इंटरप्रिटेशन होते चले आए हैं, लेकिन सारे इंटरप्रिटेशन जितने आज तक हुए हैं सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये एक स्पेशल कैटेगरी और एक खास हालात में किया गया था। पहले तो यही देखना होगा कि काफिर है कौन और कौन नहीं है। मतलब यहां सब लोगों को समझाया जाता है कि जो भी नॉन मुस्लिम है वो सब काफिर है, ये भी एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है। अब मैं ये सारी बात कहते हुए, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा अगर हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे आपको, एक बात बिल्कुल 2 टूक क्लियर मैं कह सकता हूं, और ये बात कही जाती रही है। ये जो बात इन्होंने जहां शुरू करी थी कि भारत के विभाजन का विरोध किया गया, कितना बड़ा नैरेटिव बनाया गया था कि इस्लाम के नाम पर एक स्टेट क्रिएट होगी, पहली इस्लामिक स्टेट बनेगी, ये दावा किया जा रहा था उस जमाने में। तो उलमा ने, रिलीजियस स्कॉलर्स ने, उनकी और सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने और उनके इंस्टीट्यूशन ने ये फैसला किया कि नहीं, ये डिमांड ही गलत है, बुनियादी तौर डिमांड अन इस्लामिक है। हुसैन अहमद मदनी ने, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने किताब लिखी इसके ऊपर, कंपोजिट नेशनलिज्म एंड इस्लाम, मुत्तहिदा कौमियत और इस्लाम। यानी पॉलिटिकली, जियोग्राफिकली डिफरेंट रीजंस थे जिसकी वजह से वो बनाए जाने का विरोध किया जाना था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इस्लाम के नज़र से भी ये गलत है। इसका मौलाना मेरा सवाल कुछ दूसरा था, मेरा सवाल आज़ादी का नहीं था। सवाल का जवाब है ये, अगर किसी वजह से ये कुरान ने हुक्म दिया होता तो फिर उसको अपोज कैसे किया जा सकता था, उस आइडिया को? समझ रहे हैं?
जब किसी को जिंदा ही रहने का अधिकार नहीं दिया जा रहा हो, तो फिर आप ये बताइए साथ रहने का मामला और अलग होने वालों का विरोध कैसे किया जा सकता है और साथ रहने की वकालत कैसे की जा सकती है? वो मैं थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दरअसल जहां आपने कहा ना शुरू में, वो बहुत सही बात कही कि जो लोगों को चिढ़ है, विरोध है और सोच समझ करके इस्लाम का विरोध करना चाहते हैं, ये उनका प्रोपेगेंडा है। वरना जितने भी इंटरप्रिटेशंस हैं इस्लाम के, उनमें से कोई एक इंटरप्रिटेशन भी, उनमें कई इंटरप्रिटेशन ऐसे हैं जो बहुत रीजनेबल हैं, जो ज़रा कम रीजनेबल लगते हैं देखने में, वो लोग भी इस बात पर मुत्तफिक नहीं है कि हर एक आदमी के ऊपर ये लागू होता है। स्पेशल हालात हैं, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं, स्पेशल सिचुएशन है, तो कहा गया है। वो एक टेम्परेरी बात, यानी उस वक्त के लिए, उस सिचुएशन के लिए। हमारे एक और एडिटर में उनके पास अभी आने वाला हूं, लेकिन मैं एक शुद्ध पॉलिटिकल आपसे सवाल पूछता हूं। राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। मेरा सवाल आपसे यह है कि आपको उनकी दुकान अच्छी लग रही है? उसकी दुकान का जो सामान है ठीक लग रहा है? देखिए, मोहब्बत की कोई भी बात करें, आप करें, कोई और करे, वो उसको तो डिनाई कैसे किया जा सकता है? अब अगर उसकी कोई तारीफ करेगा तो आप कहेंगे तुम आज फिर राहुल गांधी की तारीफ करने लगे, तो इसलिए वो मैं उसकी तारीफ नहीं करता। लेकिन जो बात कही जा रही है वो तो काबिल तारीफ है, वो कोई भी कहेगा। मान लीजिए अगर कोई और भी कहे जिनसे हम असहमत हैं पूरी तरह से 100%, वो भी कहेगा, तो ये इस बात तो फिर मैं आपसे सीधे ही पूछ लेता हूँ, राहुल गांधी आपको कैसे लगते हैं? बस ये अच्छी बात है। आप कहेंगे राहुल गांधी कैसे लगते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा आपसे ज़्यादा अच्छा कौन लगेगा मुझे? नहीं, लेकिन मैं अब राहुल गांधी के नाम पे आप डिप्लोमेटिक क्यों हो रहे हैं? मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूं, आपको राहुल गांधी कैसे लगते हैं? ऐसा है ना कि आप यही एक चलन हो गया है बाजार में आज के, कि आप होंगे तो बस पूरे होंगे और नहीं तो नहीं होंगे। चलिए आप मुझे ये बता दीजिए, राहुल गांधी में आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है? अब आप आधे पूरे जो भी आप बता दीजिए। काफी बदलाव है, मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो यह अच्छी बात है। लोग उन्हें एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो अच्छा है, मेहनत कर रहे हैं। और क्या बुरा लग रहा है? अभी भी क्या चीजें ठीक हो सकती हैं? बहुत सारी चीजें ठीक करने की जरूरत है। जैसे? अब मैं पर्टिकुलर उनके बारे में कैसे एक आदमी मैं कांग्रेस के बारे में पूछ लेता हूं। क्या कांग्रेस पार्टी अब आपको ठीक लग रही है? अब मुझे ठीक लग रही है। क्या मुस्लिम समुदाय के लिए कांग्रेस सबसे बड़ा विकल्प है 2024 के बाद जो हम देख रहे हैं, चुनावों के बाद? देखिए, मेरी पसंद यह है कि सारी पार्टियां सबके लिए, जैसे सबके लिए सारी पार्टियां विकल्प हो सकती हैं, ऐसे ही मुसलमानों के लिए भी सारी पार्टियां विकल्प होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि यह तो हो ही नहीं सकता। मेरे नजदीक, अगर मुझसे आप पूछेंगे, अगर आप मुझसे, मैं दोबारा कहता हूं, आप शायद समझ नहीं पाए हैं, मैं दोबारा कहता हूं, अगर आप मुझसे पूछते हैं मुसलमानों के लिए विकल्प, तो हिंदुओं के लिए क्या विकल्प है? सरदारों के लिए क्या विकल्प है? सबके लिए जैसे सब है, ऐसे मुसलमानों के लिए भी सब होने चाहिए। नहीं, देखिए, जो मेरी पसंद ये, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन आप तो बड़े स्ट्रेट आंसर्स के लिए जाने जाते हैं। हाँ, ये तो जो 2024 का डेटा है वो बता रहा है कि मुसलमानों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। तो खाली मुसलमानों के भरोसा जताने से कांग्रेस को इतने वोट मिल सकते थे? नहीं, तो फिर सबने जताया है, बहुत से लोगों ने जताया। तो क्या कांग्रेस, मुसलमान भी है उनमें, तो क्या अब जो मुस्लिम समुदाय है वो कांग्रेस के ऊपर पूरी तरह ट्रस्ट कर सकता है कि ये हमारी पार्टी है? भाई, मैं ये कैसे कहूँगा कि मुसलमान सारा उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है या सारा किसी और पे ट्रस्ट कर सकता है? ये सवाल तो जब समय आएगा तब खुद फैसला करेगा मुसलमान। आपका एक बयान था कि कांग्रेस जो है वो मोदी के नाम पर डराकर मुसलमानों से वोट मांगती है। क्या आज, क्या आप आज भी इस बयान पर कायम हैं? ये एक बयान एक खास कॉन्टेक्स्ट में दिया गया था, राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में था वो। आज भी हम कहते हैं भाई किसी को किसी से डराकर वोट नहीं लेना चाहिए, और हम किसी के डर के मारे हमें वोट देना नहीं चाहिए किसी को। नहीं तो कांग्रेस क्या आज भी मोदी के नाम का हुआ बनाती है? आपको लगता है ऐसा? आज? हाँ, आज तो अभी कोई इलेक्शन नहीं है, जब आएगा जब देखेंगे। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, हरियाणा की बात कर रहा हूं, आने वाले समय में और भी है। क्या कांग्रेस अभी भी मोदी के नाम से मुसलमानों को डराती है? आपको अभी लगता तो है? कांग्रेस को डराने की जरूरत नहीं है, वो तो यही लोग काफी हैं।
जो काम कांग्रेस के खाते में डल रहा है वो काम तो ये लोग खुद ही कर रहे हैं, यही काफ़ी है इस काम के लिए। अब आपको एक और बयान याद दिलाता हूं मैं, गुजरात के दंगों में कांग्रेस के नेता भी शामिल थे, ये भी बयान था। हाँ वो है, वो तो मैंने लिस्ट दी थी बाकायदा, आप इस पे 2002 की। हाँ बिल्कुल। अशोक गहलोत बीजेपी के एजेंट हैं, ये भी बयान है आपका। वो भी एक खास कॉन्टेक्स्ट में, राजस्थान के एक फसाद के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया था। नहीं लेकिन मैंने ये बात नहीं कही बीजेपी के एजेंट, बिल्कुल नहीं कही। तो आप जब कहते हैं कि इतना सब वो इधर से उधर हो रहा है, तो फिर मोहब्बत की दुकान आपको कैसे पसंद आ रही है? मैंने बताया ना कि मोहब्बत जो करेगा मोहब्बत की बात, वो कोई हो, अगर मोहब्बत की, जोड़ने की, आपस में मिलाने की बात करेगा, उसको तो स्वागत किया ही जाएगा। नहीं तो मोहब्बत की बात और आपने वही पीछे मैं डर। कह रहा हूं कि आपने उस एक जुमला मुझसे पूछ के मुझे पूरा कांग्रेसी बना दिया। ये तो ठीक बात नहीं है ना, बहुत नहीं अन्याय तो है। मैंने आपके तो इंट्रोडक्शन में कहा कि बड़ा कंफ्यूजन, उस कंफ्यूजन को क्लियर कर दीजिए। हर चीज से क्लियर हो रहा है, बार बार कह रहा हूं मैं इस बात को कि जिसकी जो बात सही होगी वो बात कही जाएगी। ओके, अगला सवाल लेने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, मदनी जी को आजकल किसकी बात सबसे ज्यादा सही लग रही है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या पार्टी हो? आपके अनुसार कौन है फ्यूचर? फ्यूचर कौन है जी, मैं नहीं कह सकता, किसी को नहीं कह सकता। इतने बड़े गैमेट में, इतनी बड़ी गैलेक्सी में नहीं कह सकता। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग जगहों पे काम कर रहे होते हैं। वैसे भी इंडिया तो बहुत डाइवर्स मुल्क है और बहुत ज़बान के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, संस्कारों के हिसाब से, मजहबों के हिसाब से बहुत बटा हुआ मुल्क है। तो आप एक के ऊपर क्यों लाना चाहते हैं? ओके, रामकृपाल जी वो बड़ा क्लैरिटी से और जमकर राहुल गांधी पर तो नहीं बोल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? कुछ बीजेपी पे बुलवा दीजिए। नहीं, मैं वो भी है सवाल। मैं मदनी साहब बहुत, मैं इनको सुनता रहता हूँ, इतना अच्छा लहजा है इनका और अच्छे ढंग से बोलते हैं और कन्विंस भी करते हैं। मैं आपसे एक, जैसे राजेश जी ने जो सवाल एक फंडामेंटल उठाया था, मैं एक निदा फाजली की एक लाइन है, मैं उस पर आपका राय चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि हिंदू भी मज़े में है, मुसलमान भी मज़े में, इंसान परेशान यहाँ भी है वहाँ भी। अभी आपने जो बात कही है, मैं इसलिए, मेरी भी उम्र करीब 70 के आसपास है। मैंने बहुत अच्छे ढंग से उस गांव में रहा हूँ जहाँ हिंदू मुसलमान हम लोग मिल के रहते थे। अभी आपने कहा खतरे में है, वो सब लोग कहते हैं, कोई कहता है खतरे में है, तो जैसे आपने कहा कि ये खतरा जनता में नहीं है, जनता की तरफ से तो खतरा कभी दिखा नहीं, लेकिन 90 के बाद से जो राजनीति बदली है, करीब 34 वर्ष हो गए, इसमें क्या आप मानते हैं इस बात को कि कहीं न कहीं जो लोग ये मोहब्बत का पैगाम, मैं सिर्फ राहुल की बात नहीं कर रहा हूँ, उन तमाम नेताओं को जो अपने अपने, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सारे लोग, अगर ये लोग ना होते और ये लोग अगर समाज में विषवमन न करते तो एक बेहतर स्थिति पहले थी और हो भी सकती है। मैं केवल एक सवाल और इसी में आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, भूल जाइए कि कांग्रेस और बीजेपी की बात, 10 वर्षों से एक सरकार है, क्या उस सरकार ने कोई ऐसा काम किया है छोटा सा भी जिसका कि सब लोग तारीफ कर सके? क्या ऐसा नहीं हुआ? क्या हर काम जो भी पिछले बार से 10 साल में मोदी जी ने किया है या उनकी सरकार ने, बीजेपी ने, वो हर काम जो है वो माइनॉरिटीज के लिए उसका विरोधी होना चाहिए? मैं एक बात कह रहा हूं, ऐसे ही दूसरी तरफ से भी। तो मेरा ये कहना है कि जैसे आप कह रहे थे, क्या आपको नहीं लगता कि जो लोग मशाल लेके निकले हुए हैं उसके बजाय अगर मशाल लेके न निकलते तो एक बेहतर समाज होता, और हम बेहतर समाज पहले जी चुके हैं? क्या ऐसे बेहतर समाज की कोई भविष्य में उम्मीद है, आपको लगती है? देखिए, सिचुएशन तो काफ़ी गंभीर है, इसको मानना चाहिए, टोटल डिनायल नहीं हो सकता कि समाज में जो पोजीशन अब से पहले थी उससे ख़राब नहीं हुई है, कुछ न कुछ खराबी की तरफ जा रहे हैं।
और कई लिहाज से चिंता भी है, लेकिन उस चिंता के ऊपर सलीके से चिंतन होना चाहिए, बहस होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। तो इसकी ज़रूरत तो बहरहाल है और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मुल्क पहले से बेहतर होगा और बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन ये एफ़र्ट हम सब लोगों को मिलजुल के करनी होगी कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं या गलतियां हैं, हर समाज के अंदर कुछ कुछ गलतियां भी हैं समाज के लोगों में, उसको भी सुधारने की ज़रूरत है। तो दोनों तरफ से काम करना चाहिए। जी हाँ। अब मैं आपसे खुल के पूछ लेता हूं, राहुल गांधी की तो बात हो गई, लेकिन नरेंद्र मोदी, सीधे सवाल है मेरा, नरेंद्र मोदी कैसे नेता लगते हैं आपको? देखिए, मैंने इसी तरह के प्लेटफॉर्म पर शायद इंडिया टीवी में या कहीं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर खुल के तारीफ की थी। शानदार काम हो रहा है। मैंने मोदी जी ने पसमानदा मुसलमानों का इशू उठाया था, उस पर कई लोगों ने विरोध किया था। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने रेजोल्यूशन पास करके उसकी हिमायत की थी। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। मिसाल दे सकते हैं कि पिछले 10 सालों में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से किए गए कामों में से कई तरह के कामों का सपोर्ट किया और उसको एप्रिशिएट किया। जैसे फॉरेन पॉलिसी के बारे में मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है, मैंने उसे एप्रिशिएट किया। लेकिन वही बात है कि 100% कैसे होंगे, जो जिसको सही नहीं समझेंगे, हो सकता है हम गलत भी हों, लेकिन जिस चीज़ को हम सही नहीं समझेंगे उस चीज़ के ऊपर तो हम ज़रूर बोलेंगे। आपके हिसाब से क्या चीज़ें सही नहीं हैं? जैसे औकाफ का मामला आपने अभी उठाया, तो वो उस तरीके से किसी भी कानून के लिए जो जिससे पब्लिक इफेक्ट होती हो और ख़ास तौर से एक समाज इफेक्ट होता हो, उसके बारे में कानून लाने से पहले वार्तालाप होना चाहिए, बात होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, फिर लाया जाना चाहिए। क्या इसलिए कि सही करने की तो हमेशा गुंजाइश और ज़रूरत रहती है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, और आप जो बोल रहे हैं ये बड़ा नेचुरल है कि कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट होगा। लेकिन क्या अभी के हालात में नरेंद्र मोदी आपके अनुसार भारत के लिए मोस्ट सॉट आफ्टर नेता हैं आपके अनुसार? नहीं, मैं किसी को भी इस तरह से आप मुझसे चाहेंगे कि मैं ये कह दूं तो मैं इसको मुनासिब नहीं समझता किसी के लिए भी। एक सवाल मन में ये आता है कि जो भारत का मुसलमान है वो अपने प्राइम मिनिस्टर को कैसे देखता है? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरब जाते हैं, अभी ब्रुनेई गए, उनको वहां रेड कार्पेट वेलकम दिया। ये सवाल भारत के मुसलमान, ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, आपकी उसकी वजह है मेरी। जब वो ब्रुनेई गए तो उनको रेड कार्पेट वेलकम मिला, ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल्ला ज़ईद मिला उनको सऊदी अरब में। अगर बात की जाए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में तो ऑर्डर ऑफ ज़ईद मिला। एक तरफ वो परसेप्शन है और एक तरफ भारत का मुसलमान का परसेप्शन। हम जानना चाहते हैं कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर को कैसे देखता है। देखिए, जब मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कहीं जाएगा और उसे इज्जत मिलेगी तो ये हमारे लिए इज्जत की बात है। तो वहाँ से इसको मिक्स करने की, उसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भारत का मुसलमान उन्हें कैसे देखता है, ये सवाल भारत के मुसलमान से करने से ज़्यादा ज़रूरी है उनसे किया जाए कि वो भारत के मुसलमान को कैसे देखते। नहीं तो देखिए, मेरा ये सवाल इसलिए है कि जब वो मुस्लिम देशों में जाते हैं उनको ऑनर मिलता है और यहाँ पर ये छवि बनाई जाती है, प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ पर ये छवि बनाई जाती है। सर, वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें जाएंगे इज्जत मिलनी ही चाहिए। वहां पे अगर जाएंगे तो उनको इज्जत मिलनी ही चाहिए। नहीं, लेकिन ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड रहा है और मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, यहां पर ये छवि बनाई जाती है कि वो मुस्लिम विरोधी हैं और वहां पर मुस्लिम देशों में उनको ऑनर दिया जाता है, हाईएस्ट ऑनर। ये छवि किसी और ने नहीं बनाई है, ये छवि उनके एक्शंस ने बनाई है उनको। कौन से एक्शंस हैं वो? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो उन्हीं से पूछिए ना, उन्होंने कैसा 2013 का मैं कैबिनेट कैसी बनाई हुई है, उन्होंने अपने साथी कैसे चुने हुए हैं, उसमें कहाँ है कौन नजर आता है, ये सब तो आप उनसे सवाल करें। क्या दिक्कत है आपको उससे? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपने कैबिनेट की बात की है। हाँ, कैबिनेट की बात की तो उससे छवि क्या जा रही है? उनकी उस कैबिनेट में कोई मुसलमान नजर आता है आपको? कोई मुसलमान नजर आता है?
जी हाँ। मतलब आपका ये कहना है कि वो रिप्रेजेंटेशन जो है मुसलमानों का अपनी कैबिनेट में नहीं कर रहे हैं, और ये एक बड़ी गलत बात। मुझे दो बातें हैं आपके उस सवाल के जवाब में कह रहा हूं, मेरी कोई शिकायत नहीं है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ बिल्कुल, मुझे इसको लेके कोई शिकायत नहीं है। आप सवाल मुसलमानों से कर रहे हैं, इस वजह से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये सवाल उनसे और उनकी पार्टी से किया जाना चाहिए कि वो मुसलमान को किस रूप में देखते हैं, घुसपैठिया के रूप में देखते हैं, फॉरेनर के रूप में देखते हैं, इस मुल्क के लिए नासूर, ठीक न होने वाले नासूर की शक्ल में देखते हैं, किस शक्ल में देखते हैं वो बताएंगे। इसका फैसला वो करेंगे, मैं कैसे करूँगा। वो मोदी भाईजान कैंपेन शुरू करते हैं, पसमंदा मुसलमानों की बात करते हैं, वेलकम करते हैं। संघ कहता है कि मुस्लिम भाइयों को जोड़ना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि परसेप्शन में कहीं फ्लॉ है। नहीं, परसेप्शन का सवाल नहीं, आपके सवाल का सवाल है। आपने सवाल किया मुसलमान उन्हें क्या देखता है। हाँ, तो मेरा सवाल ये कि वो मुसलमान को क्या देखता है, तो यही तो मैं आपको और उनकी टीम मुसलमान को क्या देखती। अच्छा, जब 2013 में जब नरेंद्र मोदी पीएम का चेहरा बने, उस वक्त तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उनका विरोध किया। किसने विरोध किया? एक मिनट, लेकिन उस वक्त आप शायद इकलौते ऐसे मुस्लिम गुरु थे जो नरेंद्र मोदी के समर्थन में खुलकर बोले। आप क्या आज भी नरेंद्र मोदी आप के लिए वो आपका जो नजरिया है वो कायम है? देखिए, जिसको आप समर्थन कहते हैं वो आपस में जोड़ने की कोशिश है, उस पर हम उस वक्त भी थे, आज भी हैं, उसी तरह से, कोई बदलाव नहीं है। बातचीत का कोई मौका होगा उसको गंवाएंगे नहीं। कोई सही काम समझ में आएगा, आप अप्रिशिएट करवाना चाहेंगे या मुझे खुद से अप्रिशिएट करना होगा, हम खुद से करेंगे इसको अप्रिशिएट। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्क के, मुल्क से बाहर होंगे वो कहीं, उनकी इज्जत हमारे देश की इज्जत है, हमारे लिए गर्व की बात है। अंदर होंगे और इंटरनल इश्यूज पर बात हो रही होगी तो हम असहमति पूरी जताएंगे, पूरी ताकत से जताएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनके विरोधी हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। हम असहमत हैं, हम उनके कार्यशैली में बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनके बारे में हमारी असहमति, जैसे आपने औकाफ के बारे में बात करी। लेकिन आप ये चाहें कि हम पूरा सहमत हो जाएं या पूरे असहमत हो जाएं, हर हाल में उनको बुरा कहने लगे, ये पॉलिटिक्स वालों का काम होता है, हमारा काम नहीं। पॉइंट एक, नीरजा मैम पूछना चाह रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में जी। 40 साल पहले जब पत्रकारिता में मैं लिखती थी, शाहबानू जजमेंट आया था, तो उस समय हम लोग लिखते थे कि अगर कोई रिफॉर्म होना चाहिए तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से आना चाहिए, ये पोजीशन रहती थी। और 40 साल बाद भी हम ये लिख रहे हैं कि रिफॉर्म अंदर से आना चाहिए। क्यों नहीं रिफॉर्म की पहल मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से आ रही? क्या बाधाएं हैं? क्यों नहीं महिलाओं को इक्वल राइट्स की बात हो रही? देखिए, महिलाओं को इक्वल राइट्स तो ज़रूर होने चाहिए। इसके ऊपर आपकी दोनों बातों से मुझे सहमति है। इस बात से भी सहमति है कि महिलाओं का इक्वल राइट, इस्लाम ने जो इक्वल राइट्स दिए हैं वो उसको हर हाल में मिलने चाहिए, मिलते भी हैं, लेकिन मिलने भी चाहिए और दिखने भी चाहिए। मिलते हैं, दिखते नहीं हैं। एक ये, इस बात से पूरी तरह सहमति है। इस बात से भी सहमति है कि हाँ, जो कुरीतियां हैं, जो खराब काम इंडिविजुअल्स करते हैं और वो इस्लाम के सर पड़ जाती है, उसको बंद होना चाहिए और रिफॉर्म, इंटरनल रिफॉर्म होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, काम किया जाना चाहिए। वैसे भी तालीम जैसे बढ़ेगी बहुत सारी चीज़ें और सुधरेंगी यकीनन। हम इसके ऊपर मैं कुछ कहूँगा कि हम ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन सहमति है मुझे कि ये काम होना चाहिए, दोनों बातें होनी चाहिए। इसी से मेरा एक जोड़ा सवाल है जी कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक का कानून बनाया, आप लोगों ने विरोध किया, पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया, वो तो मुस्लिम महिलाओं के हितों में, हक में काम हुआ था, उससे आपको क्यों एतराज़ है? अभी आप जैसे औकाफ़ की बात कह रहे थे कि चलिए औकाफ़ पे तो अब कंसल्टेशन हो रहा है, पार्लियामेंट की कमेटी बन गई है और उसके वाइडर कंसल्टेशन के बाद होगा, लेकिन ट्रिपल तलाक तो एक क्राइम था जिसको पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी माना कि ये गलत तरीक़ा है, और वो अगर अच्छा काम हो गया तो उसके लिए तो नरेंद्र मोदी की तारीफ़ होनी चाहिए।
नहीं, लेकिन वो जिस तरीके से हुआ है और जो किया गया है, इससे अब अभी इसके ऊपर आप रिसर्च कर लीजिए कि इससे फायदा हुआ है। बुनियादी तौर पर हमारा ये मानना है कि फैमिली को टूटने से बचाया जाना चाहिए। पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि जो फैमिली बन रही है वो जब बन गई है तो बनने के बाद टूटने का इंसिडेंट मिनिमाइज होना चाहिए, बननी चाहिए। जिस तरह से बनाए, एक तरफ ये कह रहे हैं ये होगी नहीं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जो ये करेगा उसको सजा भी मिलेगी। सजा मिलती है तो जितनी सजा मर्द को मिलती है उससे ज्यादा औरत को मिल जाती है। तो बड़ा मतलब बड़ा बचकाना सा कानून बनाया है। तो खैर अब ये मैं उस कानून के ऊपर ज़्यादा क्या रोशनी डालूं, लेकिन ये कि चीज़ को सुधारने का मौका था, उस वक्त भी ठीक से बनाया जाना चाहिए था अगर बनाया जाना था, लेकिन गलत तरीके से बनाया गया। तो वही तो नीरजा जी कह रही है कि विद इन कम्युनिटी जो रिफॉर्म होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, वो तो हुआ ही नहीं। वो ठीक नहीं आ रहा है ये सामने। ये मेरा भी यही सवाल था, ये आवाज अंदर से क्यों नहीं आई? हाँ ये ठीक है, करना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। जावेद साहब, महमूद साहब, एक सवाल हमारे सहयोगी ने आपसे पूछा था, उदाहरण दिया कि मुस्लिम ममालिकों में प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा है, तो यहाँ के मुसलमान क्यों नहीं स्वागत कर रहे हैं? तो क्या आप मानते हैं एज एन इंडियन मुस्लिम कि इनको गाइडेड होना चाहिए कि बाहर के ममालिक क्या करें या अपना खुद फैसला चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इनको सूट ही नहीं करता कि इंडिया के मुसलमान इनकी तारीफ करें कुछ। इनको ये सूट करता है गाली दें, पॉलिटिक्स है। दूसरा मेरा सवाल ये है, आपकी जमात। जावेद साहब एक सेकंड, आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि प्राइम मिनिस्टर को सूट नहीं करता है कि देश का मुसलमान उनकी तारीफ करे। हाँ बिल्कुल, उसको वो पसंद नहीं करते। ये आपको कैसे लगता है? मुझे उनके एटीट्यूड से, उनके एक्शन से। प्राइम मिनिस्टर तो पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, वही तो समझाने की आपको कोशिश। प्रधानमंत्री आवास योजना, सिर्फ प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है। वो सब बयान चल, इसमें तो सभी को ही आता है। वो ठीक है, नहीं ये तो सबके घर में आ रहा है। मेरा दूसरा सवाल ये था, आपकी संगठन आसाम में बड़ा एक्टिव है, वहाँ के जो फिलहाल मुख्यमंत्री हैं उनके जो बयानात, अभी उन्होंने कहा कि हाँ मैं साइड लूँगा, हिंदू और मुसलमान में हम साइड लूँगा, मियाँ मुसलमानों को मैं के बारे में उन्होंने विवादास्पद बयान दिया। आपका क्या नज़रिया है? मैंने इस बात पर ये बात कही है और यहाँ दोहरा दूँ इसको कि उनके बयानात, उनके एक्शंस, उनका एटीट्यूड मैं इस मुल्क के संविधान आइन से गद्दारी समझता हूँ पूरी तरह से। जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो एक्शंस ले रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। एक सवाल मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास। आज हेमंता बिस्वा शर्मा की बात हुई है, जनसंख्या की बात चली है, उनका ये जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि डेमोग्राफी बदली है। आपने कहा यहां पर एक बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया, इसीलिए मैं आपको इससे थोड़ा सा एलैबोरेट करके पूछना चाह रहा हूं। वो आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम आबादी कुछ इलाकों में बहुत तेजी से बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है कि असम में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। वो कहते हैं कि असम को मियां मुसलमानों को कब्जा नहीं करने दूंगा। आपका वही कह रहे हैं ना, उसी को कह रहा हूं मैं, उसी को कह रहा हूं। इसी तरह के स्टेटमेंट एक नहीं है, बहुत सारे। लेकिन वो कह रहे हैं कि डेमोग्राफी की चिंता है। हाँ, वो कह रहे हैं डेमोग्राफी की चिंता है। क्या आपको लगता है कि डेमोग्राफी बदल रही है? बाकायदा एक अलग से डिबेट रखी जा सकती है कि डेमोग्राफी के ऊपर कैसे आएगा। पहले वो कहा करते थे इतने सारे विदेशी आ गए, 1,20,00,000 विदेशी। ये आवाज तो केरल से भी मंदी साहब उठती है, झारखंड से भी उठती है कि डेमोग्राफी बदल रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? वही मैं कह रहा हूं, इसके ऊपर तो बहुत रिसर्च हो चुकी है ऑलरेडी, और आसाम में तो बाकायदा कमीशन बना करके सब सारा वोटर लिस्ट, नया जो रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप जी बनाया गया है। उसी के नतीजे देख लीजिए ना निकाल के, क्या नतीजे हैं। जो इनका बयानिया पहले था कि 1,20,00,000 आ गए, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने 80 लाख असेंबली में कहा था। असेंबली का स्टेटमेंट है उस जमाने में जो कांग्रेस की चीफ, 80 लाख विदेशी हैं यहाँ। और जब विदेशी बात करते हैं तो मुसलमान ही होता है और कोई नहीं होता।
घुसपैठिया होता है तो मुसलमान ही होता है और कोई नहीं होता। तो वो बाकायदा कमीशन बनाया, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो सब हुआ। उसका क्या रिजल्ट निकला है, उसको निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि डेमोग्राफी क्या है, कितने विदेशी हैं, कितने घुसपैठिए हैं, कितने ओरिजिनल हैं, क्या है, सारी चीज़ पता चल जाएगी। वो तो वो किसी मेरा स्टेटमेंट नहीं है, वो तो बाकायदा काम हुआ है सालों तक, एक एक आदमी का काम हुआ है। जितने रह गए हैं वो भी क्लियर कर दीजिए, आपके पास तो रिपोर्ट होगी, वो उसको क्लियर करना चाहिए। राजेश जी, लोगों को, देश वालों को कंफ्यूजन में क्यों रखते हैं? ये कंफ्यूजन में रखा जा रहा है ना, वरना तो इसके ऊपर तो सिटीजनशिप का रजिस्टर वहां तक बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जितने लोग रह गए, निकल गए उसमें से कि भाई इनको अभी नहीं दिया जाए, डाउटफुल है, वो भी क्लियर बताइए ना कि उसमें कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं और कितने क्लियर हो गए हैं, पता चल जाएगा। मौलाना साहब, जो मुसलमान इस गुफ्तगू को अभी देख रहा होगा, सुन रहा होगा, उसको लगेगा कि हाँ, मौलाना साहब बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, मोहन भागवत से भी बात होनी चाहिए, राहुल गांधी की भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे याद आता है 2002 में जो गुजरात में फसादात हुए थे, उस वक्त महमूद मदनी मोर्चा निकालते थे, सड़कों पर उतरते थे। इस वक्त राजस्थान, यहाँ हरियाणा में, महाराष्ट्र में लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को जो है ट्रेन में परेशान किया जा रहा है। जो मुसलमान इस गुफ्तगू को देख रहा होगा वो सोच रहा होगा कि मुस्लिम जो क़यादत है ये वही घिसी पिटी पुरानी बातें करते हैं, सड़क पे हमारी लीडरशिप कहाँ है, क्यों सवाल नहीं पूछते हैं आप, क्यों ये कहते हैं कि इसकी भी बात अच्छी, उसकी भी बात अच्छी, हाँ फिर हस्ब मामूल पुराना जो है मसला चलता रहता है। इसमें दो बातें हैं, क्योंकि ये बहुत सीरियस बात है जो आपने कही है। सवाल इनकी तरफ से ये आ रहा है कि आप उनकी हर बात बुरी कहते हैं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने आपसे ये कहा कि आपको क्या बात बुरी लगती है, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। आपने कहा, आपने टोटल निगेट कर दिया है। नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। उसमें उसके जवाब में कहा जो सही बात, मसलन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अगर मैं बात कहूँ, मौका आएगा बात बोलने का, तो मैं कहूँगा कि अच्छी है, शानदार है। 2014 में तो आपने समर्थन किया था, जबकि 2002 हो चुका था। नहीं, कोई समर्थन नहीं किया, कभी भी कोई समर्थन नहीं किया। बात सिर्फ इतनी है कि जो सही बात है वो सही बात है। प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो हम उनसे मिलेंगे, बात करेंगे। आज भी कह रहा हूं मैं कि संवाद होना ही चाहिए, जिंदगी की अलामत है ये संवाद होना। और संवाद होने का मतलब यही है कि हमारे और उनके बीच में, जिनसे भी हम संवाद करना चाह रहे हैं या संवाद करने के लिए एग्री हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस हैं संवाद के लिए, वरना संवाद की क्या जरूरत है अगर डिफरेंस नहीं है। जैसे हम और आप अगर एक पेज पे हों तो फिर बात करने की कोई खास जरूरत नहीं रह जाती। हाँ, मिलेंगे, अच्छी बात होगी, बिरयानी की बात होगी, क्या नाम है अच्छी चाट की बात होगी और बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन जहाँ असहमति है वहाँ संवाद की ज़रूरत है। तो इसके अब बात वो वाली आती है, तो लोग मारे जा रहे हैं, बेइज्जत किए जा रहे हैं। सिर्फ मारे जाने का सवाल नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ा सवाल है बेइज्जती का। पूरी कम्युनिटी को चोर बेईमान बनाकर एक साइड में खड़ा कर दिया गया है। ये राष्ट्र हित में नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता राष्ट्र हित में। इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। जहां तक हमारे करने का सवाल है, तो जहां तक हमारे करने का सवाल है, तो नमाज पढ़ते, माफ कीजिए 1 मिनट लूंगा, नमाज पढ़ते हुए पुलिस वाला लात मारता है मुसलमान को, तिरंगा झंडा जब वो मुसलमान 5 लोग हैं उनको गिरा करके पीटा जाता है, उसका वीडियो बनता है। हम लोग तो गुफ्तगू करते रहेंगे, मुसलमानों की क़यादत कहाँ है, आप कहाँ हैं? हाँ, ये सवाल आपका सही है। तो जितने फोरम हैं, हर फोरम पर इस चीज़ को कोशिश की जा रही है, उठाया जा रहा है। ये जो चल रहा है जिसमें मैंने कहा सब जुडिस मैटर, वहाँ उस सब्जेक्ट पे बहुत कुछ मैं बोल सकता था, बिल्डोज़र वाले पे। इसी तरह और भी हेट स्पीच के बारे में भी हम लोग पहुँचे हुए हैं। जहाँ जहाँ जो फोरम है, जितने फोरम है, सब जगह हम मौजूद हैं। कोई फोरम ऐसा नहीं मिलेगा जहां हमने लीडिंग रोल प्ले ना किया हो इस बात के लिए कि देखिए ये सिचुएशन खराब है, ये काम गलत हो रहा है। तो जो हो सकता है जहां जहां कर सकते हैं जरूर करें। बंदी साहब, अब बहुत ज्यादा सीरियस सवाल हो गए। अब मैं एक ऐसे सेगमेंट पर आता हूं जो एक बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट है। मैं चाहूंगा पहले आप लोग हर सवाल पर ताली बजाएं और बड़ा हौसला अफजाई करें। मैं चाहूंगा आप मेरे साथ आइए, बंदी साहब जरा एक बार आइए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये है रैपिड फायर राउंड।
दो रैपिड फायर राउंड है, लेकिन पहले मैं आपको एक रैपिड फायर राउंड, आप इस तरफ आइए जरा, जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बंदी साहब आइए। अब बंदी साहब आपको ऑप्शंस में दूंगा और आपको इसमें ऑप्शन चुनना है। अब अभी तक तो हमारे सभी गेस्ट ने स्ट्रेट जवाब दिया है। अब मदनी साहब देखते हैं क्या जवाब देते हैं। पहले सवाल से पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए। आइए जरा दिखाइए रैपिड फायर राउंड का हमारा जो पहला सवाल है, प्ले करिए, दिखाइए। पहला सवाल रैपिड फायर राउंड का, बेहतर मुख्यमंत्री कौन, योगी आदित्यनाथ जी या हेमंता बिस्वा शर्मा जी? मदनी जी आप क्या कहेंगे? आप इनमें से दोनों में से किसी एक को अच्छा क्यों करवाना चाहते हैं? मैं आपसे ऑप्शन पूछ रहा हूं। नहीं, ये ऑप्शन है नहीं ना, ये मतलब नहीं, मतलब पास, ये है, नोटा हो गया मतलब ये कि आप किसी एक को मेरे से चूज क्यों करवाना चाहते हैं? तो आप चलिए, अगर हमारे पास ये दोनों हैं तो इनमें से आपके हिसाब से बेहतर कौन है? भाई यही तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि मैं इनमें से दोनों में से किसको बेहतर बताऊं। जिसको बेहतर बताऊंगा वो दूसरा बदतर हो जाएगा। तो आपके हिसाब से दोनों ही बेहतर नहीं है? नहीं, आप ये क्यों कहलवाना चाहते हैं कि दोनों मैं बेहतर तो पूछना चाहता हूं, मैं कुछ नहीं कहलवाना चाहता। देखिए, कोई भी आदमी किसी भी पोजीशन पर बैठा हो वो बदतर या बेहतर नहीं हो सकता। आप कुछ काम अच्छे होंगे, कुछ काम गलत होंगे। मैं पहले से कह रहा हूं, कुछ काम अच्छे होंगे, कुछ काम गलत होंगे। अब आप इनमें से किसी एक को क्यों मुझसे चूज करवाना? मतलब ये पास हो गया है, नोटा है ये? हाँ, जो चाहे कह लें, आपकी मर्जी है। मतलब ये सवाल ही गलत है असल। चलिए ठीक है, अब अगले, पहले ही तालियां आ गई, लीजिए आइए। ये सवाल ही गलत है, इन्होंने ये इसका जवाब ये दिया है। हालांकि अब आपको जवाब, अगला सवाल जो है वो आप पे प्लीज जरा जवाब जरूर दीजिएगा। प्ले करिए अब जरा अगला सवाल दिखाइए और हमारा जो जवाब है बंदी साहब से हम लेंगे। तालियां नहीं रुकनी चाहिए, जरा फोन बंद कर दीजिए। आइए, मुसलमानों का हमदर्द कौन, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या असुद्दीन ओवैसी जी? यही बात इस बारे में भी कहूंगा, ये तीनों हो सकते हैं। कैसे कहूं कि ये हमदर्द हैं, वो हमदर्द हैं, वो हमदर्द हैं? आप तो इतने डिप्लोमेटिक नहीं। एक बात यह है कि बात जब एक ऐसे बड़े चैनल पर हो रही है और आपसे हो रही है, तो आप सिर्फ मुसलमान ही की बात, शुरू से अभी तक सिर्फ मुसलमान की बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे चलिए मैं आपको इसको रिफ्रेज कर देता हूं। हाँ। मदनी साहब का पसंदीदा कौन है इन तीनों में से? कई काम उनके अच्छे हैं, कई बातें इनकी अच्छी हैं और कई इनकी भी अच्छी हैं। सबसे अच्छी किसकी बात लगती है आपको? सबसे ज्यादा मैक्सिमम बातें सबसे अच्छी कौन करता है? मैक्सिमम बातें किसी वक्त किसी की अच्छी लग जाती है, किसी वक्त किसी की अच्छी लग जाती है। चलिए मैं और आसान कर देता हूं, आपकी दोस्ती सबसे अच्छी किससे है इनमें से? दोस्ती? अरे मैं छोटा सा आदमी हूं, ये कहां दोस्ती करेंगे, इतने बड़े लोग हैं मेरे से। आइए जरा अगले सवाल पर आते, जोरदार तालियां हो जाए जरा। प्ले करिए। लोकतंत्र में सर्वोपरि क्या? मुझे मालूम था कि आप ये सवाल जरूर। संविधान या कुरान शरीफ? ये सवाल ही गलत है, फिर कहूंगा अगेन। ठीक है, कोई कंपटीशन नहीं है दोनों के बीच। आप सही कर दीजिए। यही कह रहा हूं, दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। ये सवाल मेरे से 2002 से किया जा रहा है, कभी राष्ट्र के नाम पर, कभी देश के नाम पर, कभी कंट्री के नाम पर, कभी ये कि इस्लाम होगा या वो होगा। तो ये सवाल गलत है। कुरान से, हमारी शरीयत से हमारा एक वो है, जैसे हमारे पास माँ बाप होते हैं, हमारे पास आप पूछेंगे कौन सी आंख तुम्हें अच्छी लगती है, कौन सी रखें, कौन सी फोड़ दें। हमारे आइन का हमारा जो काम है वो हमारे लिए हमारा आइन है। जब हम देश की बात करेंगे, हमारा सवाल देखिए, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, पर ये सवाल गलत है। नहीं, यही सवाल मैं आपको गलत सवाल का बैकड्रॉप बताता हूं। आपसे तो ये सवाल कई बार पूछा गया हो, लेकिन मैं पहली बार पूछ रहा हूं। और यहां पर पहली बार इसलिए पूछ रहा हूं, यहां पर इसी जगह पर संविधान था और इसी जगह पर भगवत गीता थी और आपकी जगह थे कुमार विश्वास। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि संविधान मेरे लिए बहुत जगह वो बोल चुके हैं। उनकी समझ उनके हिसाब से है, मेरी समझ मेरे हिसाब से है। मेरी समझ मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
उसकी अपनी जगह है और कुरान शरीफ अपनी जगह है। नहीं तो अब ये आप जो इसको बच्चे मिक्स हैं, मत कीजिए। ये जो बच्चे हैं इनका ये जानने का अधिकार है, उनको हाँ, पता बिल्कुल। होना चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि कुरान का क्या काम है, कुरान की क्या हैसियत है, कुरान का क्या मकाम है। लेकिन आप ये सवाल करके कटघरे में मत खड़ा कीजिए किसी को कि तुम कुरान शरीफ को ज्यादा मानोगे। नहीं, कटघरा नहीं, क्लैरिटी है, क्लैरिटी। बिल्कुल क्लियर है हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर है। अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हम कंधे पे घूम रहे हैं तो इस कुरान की वजह से घूम रहे हैं। ठीक, अगला सवाल जोरदार तालियां। आज बड़ी क्लैरिटी से इसका जवाब दिया है मद्दी साहब ने, और यह सवाल कतई पर्सनल नहीं है। वो अब देखिए अगला सवाल। अब अगला सवाल ये, बड़ा स्वतंत्रता सेनानी कौन, मोहम्मद अली जिन्ना या विनायक दामोदर सावरकर? ये सवाल भी ऐसे ही है, इसलिए आप तो हमारे सारे सवालों को ही गलत बताए जा रहे हैं। मतलब ये कि अगर मैं यहाँ इंडिया में बैठा हुआ हूँ और इंडियन हूँ और हमारे तो उस विचारधारा से जो बांटने वाली थी उस विचारधारा का विरोध किया है, हवा के रुख के खिलाफ खड़े होकर विरोध किया है। अच्छा, उस विचार जिस बांटने वाली चीज़ों की बात करते थे तो वहाँ दोनों में सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं, तो कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। आपके हिसाब से दोनों में कोई भी बड़ा स्वतंत्रता सेनानी नहीं मान सकते। ठीक है, अगले सवाल से पहले जोरदार तालियां हो। आइए जरा अगला सवाल दिखाइए, जरा प्ले करिए। मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित राज्य, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक? सभी जगह सुरक्षित है, सभी जगह सुरक्षित, सभी जगह सुरक्षित है। इंसिडेंट सभी जगह हो रहे हैं, सभी जगह उल्टा पलटा काम चल रहा है। कोई खास जगह जो आपको लगता है ज्यादा महफूज है? नहीं, ऐसा नहीं कहा है, सभी जगह महफूज है। मैं मुसलमान को इनसिक्योर नहीं करना चाहता हूँ, ये नहीं कहना चाहता फला जगह के मुसलमानों की सिक्योरिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सब जगह है और उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाना चाहिए और उसमें आप लोगों का बड़ा सहयोग की ज़रूरत है। चैनल्स को, मीडिया को और सारी सोसाइटी को खड़ा होकर के इसको मसले को ठीक करना चाहिए, ठीक जगह पे रखना चाहिए। इश्यूज़ को लोकलाइज रहना चाहिए, नेशनलाइज नहीं होना चाहिए, सोसाइटी के बीच में नहीं बांटा जाना चाहिए। ये आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन मैंने ये सवाल क्यों पूछा, अब इसका भी बैकड्रॉप बताता हूँ। एक ज़माना था जब आपने बोला था कि गुजरात के मुसलमानों ने मोदी के मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया है। ये आपने उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के लिए नहीं कहा, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। वो भी एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बात थी। तो ठीक है, अगले सवाल से पहले अब जो सवाल है बड़ा महत्वपूर्ण है, जोरदार तालियों के साथ अगला सवाल प्ले करिए जरा। बेहतर प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी जी या मनमोहन सिंह जी? बेहतर प्रधानमंत्री कौन? अब आप ये, प्रधानमंत्री तो एक ही है। अरे दोनों के कार्यकाल को अगर कंपेयर करें तो? दोनों के कार्यकाल को अगर कंपेयर करेंगे तो हमारी पसंद तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, ये आपने देखिए एकदम स्ट्रेट जवाब दिया है। जोरदार तालियां। आइए मदनी जी बैठे। तो मदनी जी से अभी तक जो बातचीत हुई है, एक सवाल पर इन्होंने दो सवाल पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी से जवाब दिया और वाकई में इसके लिए एक बार फिर से तालियां बनती है। लेकिन अब सवाल आपका नहीं, आप किस तरह का हिंदुस्तान देखना चाहते हैं? अभी आईन और कुरान की बात हुई, कुरान भी आपकी ज़रूरत है, संविधान भी आपकी ज़रूरत है, फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, एक रियलिटी है, उनकी सरकार है पिछले 10 साल से, ये भी रियलिटी है। तो इस बैकग्राउंड में आप किस तरह का हिंदुस्तान देखना चाहते हैं? जिसका ख्वाब इस देश के निर्माताओं ने, फाउंडर्स ने देखा था, कुर्बानी देने वालों ने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए फांसी के फंदों को चूमा था। जिस तरह का देश उन्होंने अपनी आंखों में जिस तरह के देश का ख्वाब सजाया था, मुझे तो मेरा वैसा देश चाहिए। जी मैं आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। मंदी साहब, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे इश्यूज पर बातें हुई। एक शख्स जो बड़ा चर्चा में है और बड़े मतलब जिसको कहा जाए टॉक ऑफ द टाउन है, ये बच्चे भी कई बार उनको लेकर सवाल पूछते हैं, उनको देखते भी हैं। कंगना रनौत को जानते हैं आप? जी जानते हैं आप? कुछ आपकी कभी मुलाकात हुई, कोई फिल्म वगैरह देखी आपने?
कंगना रनौत को दुनिया भर के मुस्लिम देशों से आपत्ति है। वो कहती हैं कि दुनिया में जितने भी मुस्लिम देश हैं वहां कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं होता। उनका इशारा शेख हसीना की तरफ था। आपका क्या कहना है इस पर? पता नहीं, वो मुझे नहीं लगता कि मुझे उनके किसी बयान पर कुछ चर्चा करनी चाहिए। वो न मैंने कुछ डायरेक्ट ऐसा उनका कोई बयान सुना है। आप कह रहे हैं तो कहा होगा ज़रूर, लेकिन मैं कुछ उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। देश की सांसद हैं, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग संसद में पहुँच जाते हैं, ऐसे तो बहुत सारे। क्या कहा जाए? बार बार मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से कहा जाता है कि हम शरीयत से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कुछ लोग पूछते हैं कि शरीयत को ब्याज के खिलाफ है, शरीयत जो है वो ब्याज के खिलाफ है, मुसलमानों को लोन नहीं लेना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, बचत खाते नहीं खुलवाने चाहिए। खाते नहीं खुलेंगे तो सरकारी मदद नहीं मिलेगी। क्या कहेंगे आप? नहीं, खातों वातों के बारे में कोई कुछ नहीं कहता, न इसके बारे में ये न शरीयत से इसका कोई टकराव है। जिन चीज़ों में है उन चीज़ों में है, जिन चीज़ों में नहीं है उन चीज़ों में नहीं है। तो ये तो हम भी कहते हैं भाई, हमारी जो हमारा जो अकीदा है, आप मुझे एक बात आप समझ लीजिए, हमारा जो अकीदा है उस पर हम क्यों सौदा करेंगे, क्यों कंप्रोमाइज़ करेंगे? क्या ज़रूरत पड़ी है उस पर कंप्रोमाइज़ करने की? अच्छा, उससे आपको प्रॉब्लम क्या है? ये सवाल तो तभी उठेगा ना जब कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ हो रही हो। विद इन द सोसाइटी भी अगर कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ हो रही है तो आप हमारे भाई हैं, आप सवाल उठा सकते हैं, ज़रूर उठाइए। लेकिन जहां ना सोसाइटी के अंदर का कोई प्रॉब्लम है ना बाहर का कोई ये सवाल इसलिए है क्योंकि जब बात शरीयत को मानने की होती है, सपोज करिए सेविंग्स अकाउंट आप खोलेंगे तो उसमें तो इंटरेस्ट मिलेगा ही। सेविंग्स में पैसा रखा है तब भी इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, इंटरेस्ट मिलेगा। आप उस इंटरेस्ट को अपने लिए यूज मत करिए, खत्म हो गई बात। उसका तो अच्छा, आसान हल है। जी हाँ, ठीक है। अगले सवाल पर आने से पहले एक आपके पास भी आ रहा हूं। मैं सिर्फ एक चीज जो राजेश जी ने सवाल किया था, दो शब्द हैं, काफिर और कोएग्जिस्टेंस। कहीं न कहीं ये चीज तो आप लोगों को क्लियर करनी ही पड़ेगी जी, कि सहअस्तित्व जरूरी है, कोएग्जिस्टेंस हाँ, कोएग्जिस्टेंस और काफिर, क्योंकि ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो कहीं ना कहीं बात करनी पड़ेगी कि सहअस्तित्व यानी हमको साथ जीना मरना है, इस बात को स्वीकार करें। हाँ। तो आप जैसे जो टॉप लीडर हैं जो इस बात की कहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब है सारी चीज़, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जरूर कहना होगा कि ये कि जो आप में आस्था नहीं रखता वो दुश्मन है, उसको जीने का हक नहीं है। ठीक, इसको ख़त्म करना होगा या पूरी तरह से, क्योंकि ये जो है एक छिपा पॉइंट लोगों में लगता है कि कहीं इनके दिल में ऐसा तो नहीं है। देखिए, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी थी जी कि हम आपको छोड़ के जा सकते थे। अगर हम खुदा न खास्ता आपको उस श्रेणी में रख रहे होते तो यकीनन हम छोड़ के चले जाते। हमारे पास ये ऑप्शन था, हम आपको छोड़ के जा सकते थे। हमने आपको, इंडिया को, इस धरती को पवित्र धरती मानते हैं, अपना मैदान अमल मानते हैं। हमने इंडिया को चूज किया है, आपको चूज किया और अपनी शरीयत के साथ चूज किया है, कुरान के साथ चूज किया है और कुरान के हुक्म की वजह से चूज किया है। इसको शरीयत की वजह से चूज किया हमने इंडिया को। तो ये बात जितने तरीक़ों से आप क्लेरिफाई करने को मुझे कहें, मैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया का मुसलमान इसको पूरी ताकत से तैयार है साबित करने के लिए। आप हमारे दोस्त थे, हैं और रहेंगे, हमारे भाई हैं, बिरादर वतन है हमारे। जैसे ये धरती मादर वतन है, ऐसे ही आप हमारे बिरादर वतन हैं, हमारे भाई हैं। आपको न छेड़ सकते हैं न छोड़ सकते हैं। आप हमारे हैं और हमारे रहेंगे। आप हमसे खफा रहेंगे तब भी हमारे रहेंगे, आप हमसे नाराज रहेंगे तब भी हमारे रहेंगे और हमसे खुश रहेंगे तब भी हमारे रहेंगे। मैं उसी नाराजगी पर आ रहा हूँ राजेश, मैं आपके पास मैं उसी नाराजगी पर आ रहा हूँ। आपने जो बयान दिया अभी, जो आपने कहा, ठीक है, लेकिन जब रामलीला मैदान से ओम और अल्लाह एक है कह दिया जाता है तो लोग नाराज हो जाते हैं, विवाद और बढ़ जाता है। क्या कहेंगे? नहीं, वो कोई विवाद नहीं, हम उसको दोबारा भी दोहरा सकते हैं। बिल्कुल वही बात है, नाम अलग अलग है उसके।
इबादत करने के तरीके अलग अलग हैं, ज़ात तो वो एक है, एक ज़ात है। अब वो किसी को पॉलिटिक्स लगी इसमें, उन्होंने अपना उसका कुछ किया तो ठीक है, हमने उनसे ये भी कहा है भाई तुम्हें किसी वजह से बुरी लगी है ये बात तो भैया हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब आप अगर ये कहते हैं कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है, हाँ, तो इस पर फिर लोगों को नाराजगी इस होती पर है। क्यों नाराजगी होगी? भारत में कैसे पुराना धर्म है? ये बात कहने से का मतलब ये नहीं है कि दूसरे धर्मों को डिनाई कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं यही धर्म इस्लाम होगा। देखिए ये सवाल में बिगड़ गई। एक मिनट मंदी साहब, जब इतिहास की बात करते हैं हम लोग, इस्लाम 1400-1500 साल नो बिल्कुल नहीं, लास्ट पहले मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। ईसाई धर्म 2000 साल पुराना है? नहीं भाई, वो भी नहीं है। लेकिन अब चलिए आप जवाब दे दीजिएगा, एक बार सुन लीजिए सवाल। जब ये इतिहासकारों की मैं बात कर रहा हूं, जब सनातन धर्म को 3500 साल पुराना आंका जाता है, कुछ लोग तो रामायण काल को 7500 साल पुराना मानते हैं, अब आप इस पर क्या कहेंगे? ऐसे बयान का यही तो हम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? यही हम कहना चाह रहे हैं कि जब दुनिया में इंसान आया, आदम आए, पहले इंसान थे और पहले नबी थे, मैसेंजर थे, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट मैसेंजर थे। तो लास्ट मैसेंजर थे, वो फाइनल करने आए थे। अब हम ये बात अपनी कह रहे हैं, दूसरों को हम यानी चढ़ा नहीं रहे कि हम नहीं तुम ज़्यादा पुराने नहीं हो, हम ज़्यादा पुराने। इस बहस को इस तरह क्यों ले जाया जा रहा है? इसको इस तरह ले जाया जाए कि हम अपना बारे में बता रहे हैं कि इस्लाम ऐसे आया था, ठीक है, हमने वो बताया। तो आप ये कहते हैं नहीं इस्लाम तो अभी आया है, तो हमें उसको क्लियरफाई करना। तो फिर क्या आप अभी भी यही कह रहे हैं कि 1400 साल पहले सबसे पुराना धर्म इस्लाम है? यही कहते हैं कि इंसान आया तो इस्लाम आया। तो आप मैं आपसे और ये बात उन्होंने कही थी मौलाना अरशद मदनी साहब ने कि ये नाम है, यहाँ के लोगों ने ईश्वर कहा, कहीं के लोगों ने अल्लाह कहा, कहीं के लोगों ने खुदा कहा, कहीं के लोगों ने गॉड कहा, और भी अलग अलग नाम है, जात तो एक है। लेकिन सनातन संस्कृति में कहा जाता है सबसे पहले मनु आए। आदम की थ्योरी तो इस्लाम में है, जो मनु आए। भाई यही तो हम भी कहना चाह रहे हैं कि आपकी थ्योरी जो है वो आपको माननी चाहिए, आप मानिए उसे, उसको गलत कौन कह रहा है? हमने ये तो नहीं कहा कि आप सबसे नए हैं, सबसे अभी बस आए हैं, ये सब तो कुछ नहीं है। ये तो बहस का और डिबेट का सब्जेक्ट ही नहीं है, अपने बारे में बता रहे हैं। देखिए ऐसा कहा जाता है कि आप जब ये कहते हैं तो आरएसएस की उस थ्योरी को आप काउंटर करते हैं जिसमें कहा जाता है कि सबके पूर्वज एक हैं, सब सनातनी हैं। हो सकता है कि इसको काउंटर न कर रहे हो, इसको सेकंड कर रहे हो। हमें यह भी कहा जाता है कि अच्छा आप तो उनकी, जब ये बात हम कह रहे होते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि हम उनको काउंटर कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहे, मुझसे खुद आके कहा कि ओहो ये तो आप उनको सेकंड कर रहे हैं। तो ये तो अपनी अपनी समझ की बात है, कुछ लोगों की बुद्धि बिगड़ी हुई है तो उसका क्या करेंगे हम। आप उनके खिलाफ एक नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। नहीं कि कैसे आपने समझ लिया ऐसे कि नैरेटिव किसी के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं? नहीं, गलत बात है बिल्कुल। नहीं, वो कहते हैं, बता रहे हैं। देखिए वो कहते हैं सब राम के वंशज हैं, आप कहते हैं कि सब आदम के वंशज हैं। आदम से आए नहीं, लेकिन वो एक अलग बात है। वो जो भारत की बात करते हैं, वो बात करते हैं, मतलब मैं उनको काउंटर करने की मुझे कोई जरूरत नहीं। इस इशू पे कोई सवाल? मेरा एक सवाल है जी, मेरा मौलाना साहब आपसे सवाल ये है कि, और ये कई बार कहा जाता है, मुसलमानों पर इल्ज़ाम आयद होता है जहाँ जहाँ वो माइनॉरिटी में हैं वहाँ सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जहाँ जहाँ मेजॉरिटी में चले गए वो दारुल हरब को दारुल इस्लाम में बदलते हैं। क्या हिंदुस्तान को दारुल हरब से दारुल इस्लाम में बदलना चाहिए? एक सवाल ये है। और एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाता है अफ़गानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर अब जम्मू कश्मीर। तो आप इसका काउंटर कैसे करेंगे? क्या आप भी चाहते हैं कि दारुल हरब से दारुल इस्लाम में हिंदुस्तान को बदल दिया जाए? हिंदुस्तान पहले ही दारुल अमन में हो गया है, और जो दारुल अमन है वो है दारुल इस्लाम। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मैंने तो हिंदुस्तान को उस तरह एक्सेप्ट किया है जिस तरह से यह आज हिंदुस्तान है इस संविधान के साथ, उस तरह एक्सेप्ट किया है। मेरे बड़ों ने फैसला किया और इंडिया को चूज किया।
और वो सवाल कि जहाँ माइनॉरिटी में होते हैं सेकुलरिज्म चाहते हैं मुसलमान, जहाँ मेजॉरिटी में आते हैं तो कहते हैं अलहदगी पसंद हो जाते हैं। हाँ, ये कहीं मतलब आपका जो ये स्टेटमेंट है, मेरा नहीं, मैं कह रहा हूँ इल्ज़ाम आयद होता है। अच्छा, जो लोग भी ये इल्ज़ाम लगाते हैं वो उनकी बात तो हो सकता है दुरुस्त हो, लेकिन अफ़गानिस्तान के बारे में हम बहुत दो टूक साफ साफ कहना चाहते हैं। अगर इस्लाम अफ़गानिस्तान में है तो सबसे ज़्यादा वहाँ के सिखों और हिंदुओं को या अदर माइनॉरिटीज़ को सबसे ज़्यादा सेफ, सबसे ज़्यादा एम्पावर, सबसे ज़्यादा ताकतवर महसूस होना चाहिए। ये एहसास दिया जाना असल इस्लाम होगा और असल उनकी देखिए तो नहीं है। राजेश जी जो सवाल पूछ रहे हैं वो उसी सवाल का जवाब दें। बांग्लादेश में उनको सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, वहां पर हिंदुओं पर हमले होते हैं। ईरान में सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, सेकुलरिज्म की बात भारत में होती। हमले तो देखिए, हमले तो दुष्ट लोग हर जगह करते हैं, उसकी वजह से सिस्टम को तो नहीं तब्दील किया जा बंदी साहब, लेकिन उसका खंडन तो होना चाहिए। हाँ, यकीनन पूरी ताकत से होना चाहिए। बांग्लादेश का मुसलमान बांग्लादेश में जिस पोजीशन में है, अगर वहाँ का हिंदू उतनी पोजीशन या उससे अच्छी पोजीशन में ना हो तो ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात होगी उस देश के लिए, उस मुल्क के लिए। आप मुशर्रफ को आईना दिखा देते हैं, तो आप जमाते इस्लामी को भी तो आईना दिखाइए एक बार। क्या दिखाना चाहते हैं? वो मौका आएगा तो जरूर दिखाएंगे। आप, ये मंच है, आप उनको कुछ यहाँ संदेश देना चाहिए। हमने कहा है कि वो अगर मुसलमान से ज्यादा अच्छी पोजीशन में वहां का हिंदू नहीं हो तो फिर क्या इस्लाम है तुम्हारा? फिर क्या इस्लाम? अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं मदनी साहब, कुरान पाक का पहला शब्द इकरा है। इकरा यानी पढ़ो, यानी शिक्षा। लेकिन आरोप यह लगता है कि मुस्लिम बच्चों को आधुनिक शिक्षा के बजाय धार्मिक शिक्षा की तरफ भेजा जा रहा है। ऐसा नहीं है। धार्मिक शिक्षा पाने वाले 2.5% हैं। 97.5% लोग धार्मिक शिक्षा में नहीं आ रहे। तो 97.5 पर बच्चे कहाँ हैं? एक बात। दूसरी बात है कि हम तो मुस्तकिल काम कर रहे हैं इसके लिए। वो कानून को साहब पीछे पड़ गए। 15,000 बच्चे इस वक्त मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हाई स्कूल करने जा रहे हैं। ये पूरा एक सिस्टम खड़ा किया पिछले 3-4 सालों से। कानून गो साहब को वो भी हजम नहीं हो रहा था। अभी तो खैर वो चेयरमैन नहीं रहे NCPCR के, इसके ऊपर भी तकलीफ है उनको। भाई छोटे बच्चों के साथ गलत मामला हो रहा है, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाला कमीशन है, वो उस बारे में वो सवाल करते रहते तो कोई बात नहीं थी। बड़े बच्चे जो NIOS से हाई स्कूल करने और 12th करने जा रहे हैं, उसमें भी उनके पेट में दर्द है। तो अब कोई नया चेयरमैन आएगा तो उसके पूछिएगा आप उससे, या उन्हीं से पूछिए कि भैया तुम्हें उसमें क्यों पेट में दर्द हो रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि देश में मदरसे होने ही नहीं चाहिए, बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया जाना चाहिए, मौलवी नहीं। बच्चों को इंसान बनाया जाना चाहिए, बच्चों को इंसान, फिर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो तो वो इंसानियत के लिए, देश के लिए क्या नाम है, असेट बन जाएगा। और इंसान ना हो तो कुछ भी बन जाए, कोई फायदा नहीं होगा। हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि वो तो मदरसे जो हैं वो होने ही नहीं चाहिए, वो तो बुलडोजर लेकर तोड़ने लगे। तो मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ, उन्हें इंसान बनाना चाहिए। वो खुद ही इंसान बन जाए तो गनीमत है। सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, इस देश में मुसलमानों की स्थिति को समझने के लिए कई कमेटियां बनी हैं। सच्चर कमेटी को ही ले लीजिए, जिनमें यही कहा गया कि देश में मुसलमानों की स्थिति हिंदू दलितों से भी ज्यादा खराब है। आपको क्या लगता है, क्यों आई ये स्थिति? हम जिम्मेदार हैं उसके लिए, हमारी जिम्मेदारी है, हम बरी नहीं हो सकते उससे, हमारा कसूर है। हमें काम करना चाहिए तो जितना उतना नहीं कर पाए, और अब जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसको NCPCR के चेयरमैन साहब जैसे लोग पीछे पड़े हुए हैं, टांग खींच रहे। जिम्मेदारी आपकी करने नहीं दे रहे हैं, बंदी साहब करने नहीं दे रहे हैं। आप देखिए ना, पिछले दिनों उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है मार्च अप्रैल में, उसको देख लीजिए, जाते जाते जो करके गए। बंदी साहब, जिम्मेदारी आपकी, पीछे पड़ गए हैं। जिम्मेदारी आपकी है या बीजेपी कहती है उनकी, जिन्होंने देश में 60 साल राज किया है? देखिए, दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी डालना आसान है, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना जरा मुश्किल होता है। मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता हूँ। हमारा काम था, हम अपनी सोसाइटी को पढ़ाते लिखाते आगे बढ़ाते, उसमें हम कमज़ोर रहे, आगे हम आज़म करते हैं, हम इस पर ताकत लगाएंगे, लगानी ही चाहिए।
आज की तारीख में मुसलमान को अपना 20 साल का एक एजेंडा सेट करना चाहिए, सबको करना चाहिए। लेकिन अब आप क्योंकि खींच खांच के मुझे मुसलमान पे ले आते हैं, मुसलमान को 20 साल का एजेंडा सेट करना चाहिए, सारे लोगों को, इधर उधर नहीं देखेंगे। तालीम तालीम, सिर्फ और सिर्फ तालीम। देखिए, ये जो 20 साल की आपने बात की, जो 60 साल में हुआ, सच्चर कमेटी कहती है कि मुसलमानों की हालत जो हिंदू दलित हैं उनसे भी खराब है। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं इसीलिए, जो 60 साल में हुआ, तो 60 साल में जिन्होंने राज किया, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी ऑफ कोर्स अपलिफ्टमेंट की? ऑफ कोर्स सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। वही मैं कह रहा हूं, मेरे लिए बहुत आसान था ये जवाब देना कि उन्होंने नहीं किया, उन पर डाल देना। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है, इस पूरे समाज की, देश की जिम्मेदारी है, और इन पॉलिटिकल पार्टीज की भी जिम्मेदारी है जिनकी इतनी दिनों सरकार रही। आज भी एफर्मेटिव एक्शन होने चाहिए। जो कमज़ोर, मेरा हाथ कमज़ोर हो गया, टूट गया, इसमें चोट लग गई, फ्रैक्चर आ गया, तो इसको ऊपर प्लास्टर चढ़ाया जाता है, इसको स्पेशल प्लास्टर उतरता है, तो उसके बाद ये कमज़ोर हो चुका होता है तो इसको स्पेशल फिजियोथेरेपी के ज़रिए से एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। अब ये एफर्मेटिव एक्शन कराने की बात होती है तो हमारी मौजूदा सरकार ये कहती है नो, कोई एफर्मेटिव एक्शन नहीं होगा किसी सोसाइटी के लिए। हालांकि ये ज़्यादा बिछड़े हुए हैं, इनको ऊपर लाने के लिए कुछ मुद्दत के लिए तो एफर्मेटिव एक्शन इनके ऊपर होना चाहिए। वो नहीं तैयार है सुनने के लिए, बात ही सुनने को तैयार नहीं है इस बारे में। आप जब एफर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जब इस बात की ये वकालत होती है कि लड़कियों को हिजाब पहनना जरूरी है, जब ये कहा जाता है कि लड़कियों, हिजाब के, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए, जब ये कहा जाता है कि लड़कियों और लड़कों को अलग अलग स्कूल में पढ़ाना चाहिए, तो फिर हम अपने समाज को मुख्य धारा में कैसे लाएंगे, आधुनिक कैसे बनाएंगे? और ये बयान आपके चाचा जी ने दिया। ये दोनों सूरतें, दोनों काम करते हुए हम डेवलप कर सकते हैं। आप डेवलपमेंट के रास्ते में हिजाब को रुकावट क्यों समझ रहे हैं? पढ़ाई के रास्ते में हिजाब को क्यों रुकावट समझ रहे हैं? हाँ, ये चॉइस होनी चाहिए। कोई बच्ची हिजाब के साथ पढ़ना चाहती है वो हिजाब के साथ पढ़े, कोई बच्ची हिजाब के बगैर पढ़ना चाहती है वो हिजाब के बगैर पढ़े। उसकी फ्रीडम क्यों छीन रहे हैं उस बच्ची की? आप मत छीनिए। हाँ, जबरदस्ती किसी को पहनाइए भी मत। यही हमारा इस्लाम है, यही हमारा सनातन धर्म है, यही हमारा देश है। इसका संविधान भी यही है कि सबको अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीने का और सारी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, जैसे भी मिले किसी को अपॉर्चुनिटी। अगर किसी बच्ची को ये डर है, मुझे ये डर है कि मेरी बच्ची या मेरी भतीजी या मेरे पड़ोस की बच्ची, इसकी पढ़ाई छूट जाएगी, इस डर को दूर करने के लिए मैं सिर्फ बच्चियों का अगर स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाना चाहूं तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये तो अच्छी बात है। मैं उस बच्ची को भी मौका देना चाहता हूं जो डर के मारे या किसी वजह से, हिजाब के मारे, हया के मारे, शर्म के मारे लड़कों के साथ नहीं पढ़ना चाहती है। तो मैं चाहता हूं, मेरा देश, आप लोग, हम सब मिलकर उनको भी वेलकम करें। अच्छा चलो, तुम्हारे लिए हम ये अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन पढ़ना तुम्हें हर हाल में पड़ेगा, पढ़ने से तुम नहीं रुक सकते। क्या लड़के और लड़कियों को अलग पढ़ना चाहिए आपके अनुसार? भाई यही तो मैं कह रहा हूं, जिसको आप मौका दीजिए ना बच्ची को, जैसा चाहे वो वैसा, मैटर ऑफ चॉइस, लेकिन पढ़े, हाँ, लेकिन पढ़ना पड़ेगा उसे, ये मैटर ऑफ चॉइस, उसको पढ़ना पड़ेगा हर हाल में। भारत की जय का नारा एक मुस्लिम, भारत माता की जय का जो नारा है वो एक मुस्लिम अजीमुल्लाह शख्शान ने इजाद किया था। जय हिंद का नारा आबिद हसन ने लगाया था, लेकिन आप वंदे मातरम के खिलाफ फतवे का समर्थन कर। अब वो दो बातें क्या कि आप फिर वंदे मातरम पे आ गए अचानक। बताइए मुझे, इतना ज्यादा स्विच करते हैं, मुझे नहीं मालूम था, पहली मर्तबा इनके साथ बैठा हूं, मुझे क्या मालूम था कि इतना ज्यादा उदाहरण कुछ और देंगे, बात कुछ और कहेंगे। सब मैं क्या बताऊं आपको, मैं क्या बताऊं इसको? भारत माता की जय और जय अगर मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूं, मैं माँ के पेट से पैदा हुआ तो मेरी माँ की ज़बान जो थी वो उर्दू थी, और हिंदी मिली जुली उर्दू थी, वो वैसी वाली उर्दू भी नहीं थी। वो पूरब की खातून थी, हम लोग ईस्टर्न यूपी के रहने वाले, तो उसी तरह की ज़बान बोलती थी वो। तो मैंने तो उनसे जो सीखा है वो बोलूँगा।
आप ये कि यूं नहीं कह रहे हो तो यूं कहलवाएंगे, ये तो ठीक नहीं। लेकिन मैं आपसे अगर मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद ये कहूं, सवाल क्यों पूछ रहा हूं, देखिए जो इस देश के फाउंडिंग मेंबर्स या फाउंडिंग पिलर्स हैं, जब वंदे मातरम के वो जो 2 सेलेक्टिव स्टैंजा सेलेक्ट किए गए, तब उन्होंने कमेटी बनाकर ये बाकायदा फैसला किया था कि इसमें कहीं पर भी आइडल वर्शिप नहीं है। तो फिर आपको इससे आपत्ति क्या है? ये कमेटी ने क्या फैसला किया था मुझे नहीं मालूम। अरे इतिहास में है सब, आप और उसमें ये इसके ऊपर इसरार क्यों है आपको? मेरा ऑब्जेक्शन आपके इस जिद और इसरार पर है। मेरा ये पहला तो ये मेरी जिद नहीं है, मेरा सवाल है, और ये सवाल हर एक के पास से आता है, और सवाल यही है कि वंदे मातरम से क्या आपत्ति है? इस सवाल के जवाब में मैं आपसे सवाल करता हूं कि मेरे हिंदुस्तान जिंदाबाद से आपको क्या प्रॉब्लम? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम। मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूंगा। आप मुझसे जबरदस्ती। तो ये विवाद खत्म कैसे होगा? नहीं, खत्म विवाद है ही नहीं। विवाद क्यों है? विवाद है क्यों, ये सवाल है मेरा। इसका मतलब ये है कि आप सुप्रीमेसी डेवलप करना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, वो मंजूर नहीं है। ये एक सवाल निकलता है, ये मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। खैर, आप सुप्रीमेसी डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। अब नीरजा जी, आपका सवाल कोई? मेरा सवाल है, आप बहुत अच्छे डिप्लोमेट है जिस तरह से आपने सारे जवाब दिए, लेकिन मेरा सवाल है, आज मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर क्या कहेंगे आप, सबसे बड़ी पीड़ा क्या है जिसके ऊपर देश को गौर करना चाहिए? और आपको क्या लगता है कम्युनिटी का हिस्सा होते हुए कहाँ कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है? ये 2 सवाल हैं। 2 सवाल हैं। पहला सवाल जो आपका है वो मेरे नज़दीक, मेरी नज़र में, हो सकता है और लोगों की नज़र में कुछ और हो, मेरी नज़र में यह है कि हम आज की तारीख में प्रेजेंट सिचुएशन जो है, हमें ज़रूरत है, हमें तलाश है इज्जत की। हम आपके अपने हैं और अपनों की तरफ से हमको बेइज्जती मिल रही है, रुसवा हो गए, मुंह काला है हमारा। एक तो हमारी तलाश इज्जत की है। अगर मुसलमान को इज्जत मिले, एक्सेप्टेंस हो और इज्जत मिले, उसमें मुसलमान को क्या करना चाहिए? यकीनन बहुत सारी चीज़ें जो हमें भी करनी चाहिए, शायद हम नहीं कर रहे हैं, और सोसाइटी को, मुल्क को, सरकारों को भी देखना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं। दूसरा क्या था आपका? सबसे ज़्यादा कहाँ आपको लगता है कम्युनिटी को बदलने की ज़रूरत है? मैं, आपने शुरुआत कर दी मुझे डिप्लोमेसी बता करके, तो मैं चाहता हूं कि मैं कोई डिप्लोमेसी वाली बात ना करूं, क्योंकि ये सिंसियर आपकी बात है और आप बुज़ुर्ग हैं। तो मैं पूरे एहतराम के साथ ये समझता हूं कि बहुत सारी कमियां हैं हमारे अंदर। एक एजुकेशन की कमी है, एटीट्यूड की कमी है, हमारा एटीट्यूड की भी कमी है, हमें उसे सुधारना चाहिए। और ज़बान से नहीं कहना चाहिए कि आप हमारे अपने हैं, बल्कि हमें खुद भी अपना समझना चाहिए। आपको, आप हमारे अपने हैं, ये रियलिटी है। हम अलग हो नहीं सकते, अलग हो नहीं सकते तो फिर अलग रहने का क्या मतलब है? ये हमारी कमी भी है। मेजॉरिटी समाज की भी कमी होगी, वो उन्हें सोचना चाहिए, लेकिन मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूं ताकि दूसरों को पे इल्ज़ाम ना लगाऊं, बल्कि ये हम अपनी 2 बातें समझ में आई हैं, और भी यकीनन अगर इस सब्जेक्ट पर बहस होगी तो और भी कई चीज़ें निकलेंगी जो हमें ठीक करनी चाहिए। मदनी साहब, आपसे बहुत सारी बातें हुई, ये इस शो का आखिरी पड़ाव है, लास्ट राउंड है और सबसे ज़्यादा वायरल राउंड है। एक छोटा सा रैपिड फायर है, आप यहीं पर बैठिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहां पर जाऊंगा। आपको मैं ये प्ले कार्ड दे रहा हूं, इसमें एक तरफ यस लिखा है और एक तरफ नो लिखा है, और वो है सामने कैमरा तो खैर आप भली बात ही जानते हैं, और ये है हमारी ऑडियंस जो आपसे जवाब जानना चाहेगी। ये प्ले कार्ड आप अपने हाथ में लें, पहले जोरदार तालियां हो और हर सवाल पर, हर जवाब पर तालियां हो। और मदनी साहब, कोशिश करिएगा आप कि इसमें डिप्लोमेसी नहीं, सीधा यस या नो में जवाब दीजिएगा। पहला सवाल, तालियां नहीं सुनाई दी मुझे, आइए पहला सवाल दिखाइए जरा। भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं, यस या नो? अब आप ऐसी बात कहलवाना चाहते हैं मुझसे, मैं कहूं सुरक्षित है तो मुश्किल, यस करूं तो मुश्किल, नो करूं तो मुश्किल।
चूंकि इसको मैं दूसरी तरह कहना चाहता हूं, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, इसमें उसको सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए बहुत सारे एक्शंस की जरूरत है। फिर भी मैं ये कहता हूं, आज भी, मैं बहुत पहले ये बात कहा करता था, कही थी मैंने ये बात, कि भारत का मुसलमान, भारत के मुसलमान के लिए भारत से अच्छी जगह दुनिया में कोई दूसरी नहीं। काश, एक सेकंड, काश आज भी मैं ये कह सकूं। अब आप इसमें नो कहना चाहेंगे, यस कहना चाहेंगे या नो कहना चाहेंगे? किस पे? इस पे आपके हाथ में प्ले कार्ड है, सामने कैमरा है। बता दिया ना मैंने। आज के सिनेरियो में क्या है? अब प्ले कार्ड जो है ना, वो अब लास्ट मोमेंट पे आपने काश कह के एकदम डाइवर्ट कर दिया। नहीं, वो ठीक है, वो चलिए जरूरी ठीक है। अगला सवाल, जोरदार तालियां अगले सवाल से पहले। काशी मथुरा का विवाद बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए, यस या नो सर? ये काशी और मथुरा वाले बताएंगे। आप इस पे क्या कहेंगे, यस मैं या नहीं नो? बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, जोरदार तालियां, उससे पहले जोरदार तालियां प्ले करिए जरा। अगला सवाल, मुसलमानों में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, यस या नो? जातिगत जनगणना से क्या मतलब है, समझना चाहता हूं। अगर आप वो कह रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने उठाया था कि मुसलमानों के बीच में जो पसमानदा तबकात हैं उनके साथ काम किया जाना चाहिए, उनको डेवलप किया जाना चाहिए, तो मेरा यस है। ठीक, जोरदार तालियां, और ऑडियंस में थोड़ा बात कम करें जरा, जोरदार तालियां अगले सवाल से पहले। अगला सवाल, क्योंकि चुनाव नजदीक है, दिखाइए जरा अगला सवाल। अगला सवाल, कश्मीर से धारा 370 हटाया जाना सही था, यस या नो? ये तो हम लोग इसको पहले से कह चुके हैं, हटाए जाने के तरीके पर विरोध है, लेकिन हटाया गया तो हम उसके साथ हैं। यस, तो यस दिखा दीजिए प्ले कार्ड। नहीं, वो इस तरह नहीं दिखाऊंगा, जैसे बोल दिया वैसे दिखा। अच्छा ठीक है, आइए जरा अगला सवाल प्ले करिए, जरा प्ले करिए अगला सवाल। सनातन धर्म भारत का सबसे पुराना धर्म है, यस। अगला सवाल, जोरदार तालियों अगले सवाल से पहले प्ले करिए जरा। लव जिहाद समाज की सच्चाई है, झूठ? नो। मदनी साहब का जवाब नो है। अगला सवाल से पहले जोरदार तालियां हो, प्ले करिए। अगला सवाल, 3 तलाक खत्म होने से मुस्लिम महिलाओं को फायदा हुआ है, यस या नो? नो। नो। आखिरी सवाल, पहले जोरदार तालियां, प्ले करिए अगली सवाल। नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं मौजूदा, आज तो हैं हैं। यस। मदनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां मदनी साहब के लिए, बहुत आभार आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।